स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार नवोदय क्लासेस में। हिंदी हमारा चल रहा था। आज हिंदी में ही हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, क्रिया। क्रिया भी पूछा जाता है आपके हर पेपर में कि कौन सी क्रिया है, जो भी है आपके सामने है। क्रिया का आपका अर्थ होता है करना, ठीक है। क्रिया का आपका अर्थ होता है करना। देखते हैं परिभाषा क्या कहती है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ही था कि क्रिया का आपका होता है अर्थ करना, तो वैसे उन्होंने परिभाषा दी है। फिर कुछ उदाहरण दिए हैं जो को देख लेते हैं। सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे। इनमें आपका क्या है, ये आपकी क्रिया है। पी रहा है ये क्रिया है, और जा रहा है ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। जैसे अब इसमें दिया, इनमें नाच रही, पी रही, जा रहा, शब्दों का कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों को से किसी कार्य करने अथवा होने का बोध हो रहा है। जो ये है हमारा, इसको पढ़ने से हमें क्या बोध हो रहा है कि किसी कार्य को करने, कार्य व्यापार करने का ही बोध हो रहा है। जैसे कोई कहीं जा रहा है, कोई दूध पी रहा है, नाच रहा है, तो ये हमारे सारे क्या हमें क्रिया का बोध कर रहा है, बोध हो रहा था। ये सारी आपकी क्रियाएं हैं। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 1, क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। कितने? तो फिर आपका क्या है कि ये सारे क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। कितने भेदों में से? 8 भेदों में से एक है। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्याकरण में क्रिया का कैसा रूप है या कैसा शब्द है, तो वो आपका विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी। क्रिया के भी कई रूप होते हैं, जैसे जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदल जाते हैं। क्रिया के बहुत से रूप होते हैं, कई रूप, जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदल जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चल जाता है, ठीक है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी कार्य, पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, वो खा रहा है, वो नाच रहा है, ये हमने क्या कुछ उसमें चेंज कर दिया, उसे क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे आपका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, ठीक है। ये आपके उदाहरण हो गए हैं। अब इतना हमने आपकी परिभाषा कराई, अब उदाहरण देखेंगे। जैसे घोड़ा जाता है, पहले लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि घोड़ा जाता है, ठीक है। जाता है क्या है? जाता है ये आपकी क्रिया है। पुस्तक मेज पर पड़ी है ये आपकी क्या है? क्रिया है। मोहन खाना खाता है, खाता आपकी क्या है? वो क्रिया कर रहा है ना, खाना खाता है, तो खाता आपकी क्रिया हो जाएगी। फिर राम स्कूल जाता है, तो जाता आपकी क्रिया, मैंने भी बताई। अब देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में जाता है वो आप पढ़ी है और खाता ही क्रिया है। अभी हमने आपको बताया भी, नीचे की तो बात ही छोड़ो। फिर धातु, हिंदी व्याकरण में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। हिंदी व्याकरण में क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? वो धातु आपको कहलाता है। आगे देखते हैं। ठीक है। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। जो साधारण रूप होते हैं उनमें ना लगा रहेगा। जैसे आना, जाना, पाना, खाना, खेलना, कूदना आदि। साधारण रूपों के अंत में ना
निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। अब हम समझेंगे कैसे कि जो लास्ट में चीजें हमारी लगे मिलेगी ना, ये सारे शब्द क्या हैं, ये हमारे एक तरह से प्रत्यय हो जाएंगे। और दूसरा, अगर ये हमें निकाल देंगे तो सिर्फ हमारी धातु बचेगी। धातु जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना, क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, कूद धातु है। कौन सी धातु है? कूद धातु है। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसे धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। जो आपको शब्दकोश में मिलेगा तो उस धातु के साथ आपका ना हमेशा जुड़ा मिलेगा। ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है। जैसे देखेंगे उदाहरण में, जैसे आपका बोला गया है तो जैसे लिख, अगर हम ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका लिखना। पढ़ है हमारा, जा है, खा है, गा है, रो है आदि, ये सारे हमारे क्या हैं? धातु हैं। इन्हीं धातुओं से लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं। धातुओं से ही हम क्रिया बनाते हैं यदि माने तो। फिर धातु के भेद यदि देखेंगे, धातु हमारे दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद देते हैं। ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये यदि हमें मैटर लिखा मिलेगा तो कभी गलती नहीं होगी। गलती होने की संभावना आपकी वहां ज्यादा होगी जहां आपको सिर्फ पूछ देगा धातु के कितने भेद होते हैं। कहीं 4 लिखे होंगे, 5 लिखे होंगे, 2 लिखे होंगे, 1 लिखे होंगे, वहां आप कैसे समझेंगे? कि ये तो फिर हमें याद ही रखना पड़ेगा, इसलिए आपको समझ के चलना है। धातु के कितने भेद होते हैं? मूलतः 2 भेद होते हैं। पहला, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता। रही बात, अब कोई कह दे कि ये हमने कराया, तुमने कराया, ये मैटर नहीं करता। पेपर वाले भी जानते हैं कि कितना हमने करा दिया, जो क्योंकि लोग इम्पोर्टेंट बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंट ही सब जब करा देंगे तो पेपर वाले मूर्ख थोड़ी ना है। वो भी तो समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको रख देंगे, अगला जो जानता है इम्पोर्टेंट वो उसको ही पढ़ेगा। लेकिन सिंपल सी चीज को कोई नहीं पढ़ता, इसलिए आप सिंपल तरीके से समझ के चलेंगे ताकि आपके पेपर में गलती होने की संभावना कम रहे। क्योंकि पेपर वाले भी तो कहीं अलग से थोड़ी ना ले आएंगे, हिंदी है या कोई भी आपका सब्जेक्ट लाएंगे तो उसी में। फिर कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक होता है आपका। अब आपका है पहले नंबर का मूल धातु। ठीक है, मूल धातु क्या है? ये स्वतंत्र होती है। जो मूल धातु ये आपकी स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। इसको डायरेक्ट बोला जा सकता है, इसमें किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप इसको एक उससे याद कर लेंगे, जैसे स्वरों की परिभाषा। यदि आप स्वरों की परिभाषा को इसके साथ मिलाएंगे तो आपको ये दोनों चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि स्वर में भी तो किसी अन्य शब्द की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो तो खुद ही स्वतंत्र होते हैं। जैसे मूल धातु के उदाहरण देख लेंगे, जा, खा, पी, रा, ये सारे हमारे क्या हैं? मूल धातु के उदाहरण हैं। अब यौगिक देखते हैं। यौगिक धातु या यौगिक धातु देखेंगे। यौगिक मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर? प्रत्यय। जिसने प्रत्यय नहीं पढ़े हैं वो हमारे 3-4 पार्ट में हमने प्रत्यय करा रखे हैं, वो अपना जाके प्रत्यय पढ़ ले। उसके बाद यहाँ रही बात, हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है जरूर। अब जिसने कभी नहीं पढ़ा प्रत्यय उसके लिए तो नहीं होगा ना कि प्रत्यय क्या होता है, इसलिए जिसने भी नहीं पढ़ा हमारे वीडियो में जाके वो पढ़ ले। और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में वो बता सकता है, उसकी दिक्कत सॉल्व करी जाएगी। प्रत्यय लगाकर कोई धातु को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यौगिक क्रिया क्या है? मूल धातु में क्या है? प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके, मतलब कई चीज को एक साथ करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब देखेंगे उदाहरण, उठना। ठीक है, उठवाना, ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया ना, उठवाना। और
करवाना, ये आपके क्या है यौगिक धातु के उदाहरण है। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, खो खल लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना आदि, ये आपके हैं। फिर है आपका उदाहरण बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ये सारे आपके काम किसके उदाहरण है, क्रिया के यौगिक, जो दो भेद थे उसमें से यौगिक धातु के सारे उदाहरण हैं। क्रिया तो आपको सबने कराई होगी, कहाँ पे कराई होगी, सिर्फ इतनी कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, लेकिन उतना वो बेसिक कॉन्सेप्ट आज कोई नहीं बताता। सब सोचते वन लाइनर कराओ आगे बढ़ाओ, लेकिन हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें लेके चलना है। चाहे मैथ ले लो, चाहे जीके ले लो, चाहे हिंदी ले लो, जो भी अभी तक हमारे चैनल में डाला गया है वो सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हम बीच का पढ़ते हैं तो हमें पूरा नहीं समझ में आता। जब हम बेसिक से पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ें समझ के चलेंगे। फिर यौगिक धातुएं ले लेते हैं। यौगिक धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। आपकी कितने प्रकार की होती हैं? आप जिसने भी पढ़ाया होगा अभी तक कि बस ये क्रिया वो क्रिया, ऐसे नहीं है। आप पूरा वो भी पढ़िए, क्योंकि पेपर वाला मूर्ख नहीं बैठा है। वो बुकें उठाएगा, वो जानता है इतना, आप बार बार पूछते हैं तो वो ऊपर की चीज पूछ देगा, तो आप कैसे करेंगे यदि नहीं पढ़ेंगे। पहली हमारी है परिणामक क्रिया, ठीक है। फिर है यौगिक क्रिया, दूसरी है हमारी नाम धातु। परिणामक क्रिया को लेते हैं पहला नंबर। परिणामक क्रिया आपकी पहला नंबर लेते हैं परिणामक क्रिया, ठीक है। परिणामक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। परिणामक क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया से भी मिलकर बनेगी, सकर्मक। यहाँ पे याद आपको ये रखना है, क्वेश्चन कैसे हिंदी में पूछ सकते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं मिला के आपकी कौन सी क्रिया बनती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जब दोनों एक साथ मिलती है तो कौन सी बनती है आपकी, तो आपकी परिणामक क्रिया बनती है। जैसे आना लाना जोड़ने से प्रथम परिणामक क्रिया एवं बाना जोड़ने से द्वितीय परिणामक क्रिया का रूप बनाते हैं, ठीक है। परिणामक आपका वो होता है जैसे हमने किसी से कार्य करवाया तो वो आपका परिणामक क्रिया हो गया। अभी उदाहरण दिए होंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आपकी मूल धातु क्या है, परिणामक क्रिया, ठीक है। मूल धातु और परिणामक धातु, जैसे उठना, ठीक है। परिणामक धातु क्या, उठाना। हमने कहा ना आपसे कि किसी से वो काम करवाएगा, जो भी परिणामक क्रिया होगी वो आपकी किसी और से काम कराएगी। क्रिया के माध्यम से तो आप कभी नहीं याद रख पाएंगे। मेरी बात भले आप याद रख रहे हैं कि परिणामक मतलब आपने किसी से कार्य करवाया। मूल धातु हमारी क्या थी, उठना। अब उठाना तो हम तो किसी से उठा रहे हैं ना, तो वैसे उठवाना क्या है, मूल धातु देना। और परिणामक क्रिया हो जाएगी आपकी दिलाना या दिलवाना। फिर आपका हो जाएगा करना, ठीक है, वो उन्होंने डैश करके लिखा है। और कराना करवाना क्या है, किसी दूसरे के माध्यम से कराने की बात कर रहा है, वो आपका परिणामक क्रिया हो जाएगा। सोना सुलाना सुलाना। सुलाना तो आपको ही समझते हैं, आपको क्या कहता है सोना, तो आप किसी से काम करवाना है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक और इसका उदाहरण है, वो भी देख लेते हैं। खाना खाना, खिलाना खिलवाना, ठीक है। इतने उदाहरण से आप समझ गए होंगे। मूलतः आप इतना ही याद रख लो कि जो परिणामक क्रिया है आपकी वो किसी और से काम करने के लिए कहेगी, तो आप उससे मेरी इस बात को याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना तो आज के टाइम में किसी को याद होता नहीं है। फिर यौगिक क्रिया, दूसरे नंबर की है हमारी यौगिक क्रिया, ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, मतलब दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग, मतलब दोनों को मिलकर संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, ठीक है। जैसे यौगिक क्रिया के उदाहरण लेते हैं, रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना आदि, ये आपका क्या है, यौगिक क्रिया के उदाहरण है। इसमें दो से बनी ना, एक आपकी वहां पे यौगिक क्रिया थी,
वहां पे प्रणता क्रिया थी और फिर ये था। ठीक है, फिर है आपका नाम धातु क्रिया। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु, किससे, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु नाम क्रिया कहते हैं। परिभाषा आप याद करके रखिएगा, क्योंकि दिन पे दिन कोई रटा हुआ चीज नहीं पूछेगा पेपर में, पूछेगा वही जो आपको रटा नहीं। और एक्चुअली में ये होता भी है, जिन लोगों ने बहुत अच्छी बुकों से एकदम गंभीरता से पढ़ा उन्हीं के हिंदी में सही होता है, हिंदी भी कोई साधारण नहीं होती है। इसलिए जो भी है आप परिभाषा उसको नोट कर लीजिए या वीडियो को बार बार देखिए, जैसे भी आप अपना याद कर सकते हैं। अपना अच्छा तरीका है तो आप नोट कर लीजिए, नोट करी हुई चीजें कभी कहाँ कोई भूलता है। जैसे गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना, ये आपके सारे नाम धातु क्रिया है। ठीक है, नाम धातु क्रिया के उदाहरण देखेंगे आप। गाली से आपका गरियाना हो जाएगा, धातु आपकी क्या है, गाली। और यहाँ पे क्या उसने बोला था कि विशेषण से बनने वाली धातु, विशेषण तो आपका ये हो जाएगा, गरियाना, लतियाना, ठंडाना, ये सारे क्या है आपके विशेषण है ना। मूल धातु क्या है, लाल, चिकना, ठंड, ये सारे हो जाएंगे आपके। इससे आप समझ लीजिएगा। अब देखते हैं क्रिया के भेद। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। अब आते हैं मुख्य। आजकल लोग कितना सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं पेपर भरना। जब हम बेसिक पढ़ेंगे नहीं तो भैया हम कैसे कर पाएंगे। कोई चीज़ अगर आपको मैथ नहीं आती है, यदि आप उसके सूत्र फार्मूले नहीं याद करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। वैसे हिंदी है, आप बेसिक पढ़ के चलिए। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रिया के भेद देखेंगे। क्रिया के भेद, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। आपके सिर्फ कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के आपके मुख्य दो भेद होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि के क्रिया के भेद देखेंगे। पहला आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या होगा, अकर्मक क्रिया। दूसरा आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया और अन्य आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, ये भी माना जाए। अब हम लेंगे पहला नंबर आपका अकर्मक क्रिया। क्या लेंगे, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, वे आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम उदाहरण देखेंगे। आप परिभाषा लिखना चाहें लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपका अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखेंगे। जैसे राकेश रोता है, सांप रेंगता है और बस चलती है। ठीक है, कुछ अकर्मक क्रियाएं आपकी देखेंगे। लजाना, होना, बढ़ाना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, ये सारी आपकी क्या है, अकर्मक क्रियाएं। डोलना, मारना और घटाना, जगाना, उछालना, कूदना, ये सारी आपकी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। एक बार परिभाषा चाहे तो फिर पढ़ लें, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया आपकी, सकर्मक क्रिया देखिए, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़ता है, मतलब वो कर्ता पर नहीं किसी और जगह उनका पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है, वे क्या, वे आपकी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और जिनका असर कर्ता पर पड़ता है वो आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें कर्म होगा ही होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, मैं लिखता हूँ, इसमें कर्म क्या है, लिखना।
ये किया है कि कर्म करने की, क्या है यहाँ पे कर्म लिखना, ठीक है, लिखा। फिर सुरेश मिठाई खाता है, यहाँ पे कर्म पर निर्भर कर रहा, वहां पे कर्ता पे निर्भर करता था,